नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजने वाली है या बज चुकी है? क्या नेटो के ऊपर रूस ने बड़ा अटैक कर दिया और क्या नेटो अब यूक्रेन युद्ध में उतरने वाला है? यह कोई कयासबाजी वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि पोलैंड पर ड्रोन अटैक करके रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि वो ना तो अमेरिका से और न ही नेटो से डरने वाला है। इसके साथ ही इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया और खाड़ी देश के कई राष्ट्राध्यक्ष जो रूस से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तो दुनिया में दो धड़े साफ बनते दिख रहे हैं। इसके पहले भी अगर आर्थिक मोर्चे पर आप बात करेंगे तो एक तरफ ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 का मोर्चा दिखाई देता था, जो सबसे पावरफुल नजर आता था, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देखें। दूसरी तरफ ब्रिक्स का मोर्चा बना, जो अब G7 से इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है। आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ब्रिक्स को देखा जा रहा है, ब्रिक्स की इकोनॉमी को देखा जा रहा है, ब्रिक्स की टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, ब्रिक्स के मार्केट को देखा जा रहा है। तो क्या दुनिया दो धड़ों में बंट गई और क्या विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि कतर पर इजराइल ने हमला किया है, पोलैंड पर रूस ने हमला किया है। यह छोटी बात नहीं है, इसे समझेंगे, इस पर करेंगे बड़ी डिबेट। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का दी। रूस ने सीधे नेटो देश पर हमला कर दिया है। पुतिन का यह मिशन पूरी दुनिया के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहा है। तो सवाल यही है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बज रहा है। अब हालात ऐसे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि नेटो के 32 देश अब रूस को घेरने की तैयारी में, क्योंकि नेटो का संविधान यह कहता है कि नेटो के गुट के किसी भी एक देश पर हमला होगा तो नेटो इसका जवाब देगा। रूस ने एक साथ नेटो के 3 देशों पर हमला किया है, जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया। एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए गए। जरा सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने हो जाएंगी। एक तरफ रूस, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। दूसरी तरफ है नेटो, 32 देशों की सेना, अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी ताकत। अगर ये दोनों भिड़ गए तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पहले खेमे में रूस, चीन, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया हैं। दूसरे खेमे में पोलैंड, अमेरिका, फ्रांस और बाकी के नेटो देश हैं। क्योंकि पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नेटो देश अलर्ट पर हैं। पोलैंड, जर्मनी, बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। रूसी हमले के बाद फ्रांस ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, ये वही हालात हैं जो 1914 में बने थे। आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोलैंड पर हमले की वजह से ही हुआ था। एक छोटे से टकराव ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था। ये वही हालात है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, 1939 में, जब एक देश की महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। और अब 2025 में पुतिन की महत्वाकांक्षा और नेटो की आक्रामकता और यूक्रेन की जिद पूरी दुनिया को उसी खाई की ओर धकेल रही है। पुतिन कहते हैं नेटो उनकी सीमाओं पर चढ़ाया है। नेटो कहता है रूस पूरी दुनिया की शांति को खत्म कर रहा है। और इन लोगों की रसाकसी में सबसे बड़ा शिकार इन देशों के आम नागरिक। जरा सोचिए, अगर नेटो के 32 देश रूस पर हमला बोल देते हैं तो ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये साइबर अटैक की जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर की जंग होगी, ये ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियारों की जंग होगी।
ये न्यूक्लियर बॉम्ब की भी जंग हो सकती है। ये पागलपन है। अगर एक भी बटन दब गया तो धरती का एक बड़ा हिस्सा पल भर में राख में बदल जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीर याद कीजिए। दो छोटे छोटे बम थे, परमाणु बम, जो बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए थे, जिसने दशकों तक हिरोशिमा और नागासाकी को पनपने नहीं दिया। ये दो जब बम फटे थे। आज के उन्नत तकनीक वाले बम अगर फटे तो इंसानियत पनाह मांगेगी। इंसानी सभ्यता मौत मांगेगी। वो हालात बनेंगे पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी पागलपन ऐसा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत लगातार इन मुल्कों से कहता रहा है कि ये एरा युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। पुतिन कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, नेटो कहता है हम चुप नहीं बैठेंगे। तो सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच पाएगी? आज के इस डिबेट में टकराएंगे दो नजरिए। एक तरफ पुतिन की जिद और दूसरी तरफ नेटो का पलटवार। पुतिन बनाम नेटो। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बात है मिडिल ईस्ट की। इजराइल एक छोटा सा देश लेकिन बड़ी ताकत। इजराइल की रणनीतिक सोच ने इसे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। आज मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल माना जाता है। इजराइल के एक्शन से एक बार फिर अरब देशों में टेंशन का माहौल है। इजरायली सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक, हर जगह इजरायली मिसाइलें बरस रही हैं और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ट्यूनीशिया और गाजा भी इसा की चपेट में पहले से। लेकिन जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा के पास हमले किए तब पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का भी एक अच्छा अलाई है, एक अच्छा दोस्त है। कतर में परमानेंट यूएस बेस है, आर्मी बेस है, टेम्पररी भी नहीं, और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने बमबारी की। ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा के लिए मदद ले जाने वाले जहाज पर ड्रोन अटैक किया। यमन की राजधानी सना और अल सऊफ इलाकों में जबरदस्त हमले किए। गाजा पट्टी पर तो लगातार हमले जारी। वहीं कतर की अगर बात की जाए तो कतर में इजरायली हमले के बाद तनाव चरम पर है। दुनिया भर के मुस्लिम देश कतर के पक्ष में एकजुट हो गए हैं और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई मतलब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इजराइल का दावा है कि उसने कतर में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया। अमेरिका कह रहा है उसे इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे भाई आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका को कुछ पता नहीं होता है। अमेरिका को सिर्फ टैरिफ पता होता है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ डॉलर चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। कहा जा रहा है कतर में हमला तब हुआ जब हमास के नेता गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 महीने से इजराइल कतर पर हमला करने की योजना बना रहा था। इससे पहले इजराइल ने हमास नेताओं को ईरान और लेबनान जैसे दुश्मन देशों में निशाना बनाया था, लेकिन इस बार इजराइल ने कतर पर ही हमला कर दिया। अब कौन से 6 अरब देश हैं जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है? इसमें ट्यूनीशिया है, कतर है, गाजा है, लेबनान है, सीरिया है और यमन है। ये वो 6 देश हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब यह भी समझिए कि इजराइल ने कतर के हमास ठिकाने पर अटैक क्यों किया, जबकि हमास के लीडर पहले भी कतर जाते थे। 2012 से कतर में हमास का ठिकाना रहा, यहां तक कि जब इजराइल ने हमास के इस्माइल हानिया की हत्या की तो वो कतर छोड़कर ईरान आया हुआ था, जबकि हानिया ज्यादातर वक्त कतर में ही गुजारता था। आज भी हमास के कई बड़े नेता कतर को छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं जाते हैं, कहीं इजराइल हमला न कर दे। ऐसे में कतर में इजराइल का यह हमला चौंकाने वाला है और एक मैसेज भी कि इजराइल अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। इजराइल का लक्ष्य हमास को खत्म करना है, हमास के नेता खलील अल हय्या को मारना है। कतर हमास के नेताओं को सुरक्षा दे रहा है। गाजा युद्ध विराम को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ी।
हमास पर सीजफायर के लिए कतर ने दबाव नहीं बनाया। इसराइल पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं की है। इसराइल अमेरिका का सहयोगी है। ट्रंप ने ईरान इसराइल वॉर में भी नेतन्याहू का समर्थन किया और ईरान पर बम बरसाए। तो वहीं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद है। कतर ने अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद सीजफायर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी समझौते के तहत हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था। इजरायली हमले के बाद कतर की शांति प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया है। हमले के बाद कतरी नेतृत्व ने न तो घबराहट दिखाई है, न ही आपात बैठक बुलाई है, बल्कि हमले की निंदा की है। लेकिन मुस्लिम देश एकजुट होने लगे हैं। क्या पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे खींची चली जा रही है, जाने अनजाने में? सिर्फ 3 देशों की जिद की वजह से। अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल और एक रूस, 4 देश। बातचीत करने के लिए मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के जानकार हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में स्वर्ण सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, जो सिनारियो अभी तक हमने रखा और जो स्थिति रूस ने अब बना दी है नेटो देशों पर हमला करके, तो नेटो का तो संविधान सीधा कहता है कि किसी एक देश पर हमला होगा पूरा नेटो उसका जवाब देगा। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया है कि किस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, मध्य पूर्व एशिया में भी और यूरोप में भी युद्ध का एक तरह से तनाव और टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है। मध्य पूर्व एशिया में भी इसराइल का पहले लेबनान में, फिर ईरान में, अब कतर में इस तरह से हमले करना, पालेस्टीन पर तो हमले हो ही रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अब ये लगातार 3.5 साल से जो टकराव चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन में रशिया का, उसमें ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज आज से शुरू हुई है, मंगलवार तक रहेगी। ये हर 4 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है और पिछली बार 2021 में रूस की तरफ से 2 लाख सैनिक उसमें शामिल हुए थे। हालांकि इस बार क्योंकि ज्यादातर रूसी सेना युद्ध में व्यस्त है, इसलिए एक्सरसाइज छोटी होने की बात कही जा रही है। बेलारस ने कहा कि उनकी तरफ से 13,000 सैनिक शामिल होंगे, पर यह भी ध्यान रखें कि ये इस एक्सरसाइज के चलते ही कुछ ड्रोन जो हैं वो पहले पोलैंड की एयर स्पेस में गए और वहां नेटो की सहायता से गिराए गए वहां, और अब खबरें हैं कि ये शायद जर्मनी की एयर स्पेस में भी इस तरह से घुसे हैं और वहां के नेवल बेस पे और मिलिट्री बेसिस वगैरह की शायद उन्होंने कुछ सर्वेलेंस वगैरह किया है। तो पूरे जितने भी पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, इन सब ने अपनी सीमा बंद कर दी है बेलारूस के साथ और रूस के साथ। तो तनाव एकदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर ये जापार्ड जो एक्सरसाइज है, जिसका जापार्ड मतलब पश्चिम की ओर, उसमें 20 देश शामिल होने वाले हैं। ज्यादातर देश ऑब्जर्वर रहेंगे और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। भारत ने करीब 70 के आसपास लोग, जिसमें 57 सैनिक आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और 1 नेवी का उसमें शामिल होगा। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन उसका नेतृत्व करेगी। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक सेना अभ्यास है। पर उसके चलते ये जो तनाव बढ़ रहा है वो अपने आप में शायद ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन ये हमला हुआ क्यों? मतलब आखिर पुतिन क्या चाह रहे हैं? मैं इसका जवाब यूके देवनाथ जी से चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, क्या कैसे डिकोड कर पा रहे हैं आप इसे? विवेक, हो ये रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है, लेकिन क्रेमलिन ये दावा कर रहा है कि ये ड्रोन बेलारूस में एक्सरसाइज के समय मिसडायरेक्टेड होकर पोलैंड या जर्मनी की तरफ चले गए। अब इस कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि रशियन ड्रोन या बेलारूस की जो सिस्टम है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। और आजकल अगर ड्रोन मिसडायरेक्ट होते हैं
चलो 100 में से एक आध मिसडायरेक्ट हो सकता है किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर में ही पोलैंड ने दावा कर दिया कि 19 ड्रोन उसकी वायु सीमा के अंदर घुस गए हैं। तो इतना बड़ा इंकर्शन इतने सारे ड्रोन से टेक्निकल गलती नहीं हो सकती है। कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है। अब मैं मेरे पास्ट एयरफोर्स एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि एक कारण ये हो सकता है कि ऐसे ड्रोन जिनमें कि वॉर हेड नहीं ले, ये पोलैंड के जो मिलिट्री टेक्निकल टीम है उन्होंने कहा कि किसी भी ड्रोन में उनको वॉर हेड नहीं मिला, एक्सप्लोसिव नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रोन थे सारे डमी टाइप ड्रोन थे, और कई बार क्या होता है कि इनको लॉन्च कर दिया जाता है दुश्मन की तरफ, ताकि दुश्मन बाध्य हो जाए अपने एयर डिफेंस सिस्टम सर्वेलेंस रेडार्स को ऑन करने के लिए। और अगर वो सर्च करने के बाद लॉक ऑन करता है तो वो अपने मिसाइल गाइडेंस रेडार एमजीआर को भी ऑन करने के लिए। तो क्या होता है कि उस वक्त जो रशियन या बेलारूस की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो हवा में उड़ते उड़ते पोलैंड के जो एयर डिफेंस सर्विलेंस रेडार हैं या मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, उनकी लोकेशन फ्रीक्वेंसी को भांप लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ये एक स्टैंडर्ड टेक्टिकल तरीका होता है कि आप दुश्मन के रेडार जो कि चुप हैं, साइलेंट हैं, ऑफ मोड में हैं, आप उनको फोर्स करते हैं कि वो स्विच ऑन हो जाएं। और जब वो स्विच ऑन हो जाते हैं तो जो इस हमारे पक्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है वो दुश्मन की लोकेशन नोटिस कर लेता है, फ्रीक्वेंसी नोटिस कर देता है। ये क्यों? हमने देखा था ना, ऑप सिंदूर में हमने देखा था, जब इंडिया ने कुछ फाइटर डमी जेट्स उड़ाए थे, फाइटर जेट्स डमी थे, और जो चाइनीज एयर डिफेंस था वो ओपन हो गया था और उसके बाद उसको मार गिराया गया। लेकिन आप इसके पीछे की सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है तो फिर ये खतरनाक है, क्योंकि पुतिन का अगला कदम, पुतिन को लग नहीं रहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला है, तो पुतिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अब यूक्रेन के पड़ोसियों की तरफ जा रहे हैं। तो उधर से नेटो का जवाब भी आएगा। नेटो 32 देशों का अलायंस है जिसमें अमेरिका भी है। विवेक, होता यह है कि पुतिन बहुत कैलकुलेट करते हैं। नेटो में उनके चार्टर 4 में लिखा गया है कि अगर किसी देश को लगता है कि उस पर हमला हुआ है तो वो नेटो के जो बाकी 31 देश हैं उनको इनवाइट करता है डिस्कशन के लिए। चार्टर 4 डिस्कशन के बाद ये तय किया जाता है कि ये वाकई हमला हमला था या और कुछ था। और अगर इस चार्टर 4 के बाद उनको लगता है कि युद्ध था, दुश्मन ने यानी रशिया ने वाकई हमला किया है पोलैंड पर, उसके बाद ही डिस्कशन होता है नेटो के चार्टर 5 पर, जिसके तहत अगर सभी देश हामी मान जाते हैं सर्वसम्मति से, तो फिर सब देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। तो अभी जो नेटो का जो मीटिंग हुआ था उसमें चार्टर 4 के बाद यही मामला रुक गया और उन्होंने ये डिसीजन लिया नेटो ने कि ये सिर्फ रूस का इनकर्शन था, हमला नहीं था। क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर रूस पर हमला कर दिया तो आगे खेल बिगड़ सकता है। अभी यूरोपियन यूनियन देश, खासतौर से नेटो देश के जो यूरोपियन मेंबर हैं वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी जाए, युद्ध और ना फैले, क्योंकि ना नेटो या कोई नेटो का मेंबर युद्ध चाहता है। वैसे विवेक, मैं बता देता हूं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं चाहेंगे कि युद्ध नेटो के साथ चालू हो जाए, क्योंकि यूक्रेन में वो बाजी जीत चुके हैं। उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो हासिल कर चुके हैं। इसके बाद अगर रूस गलती से नेटो को छेड़ेगा, युद्ध के लिए फोर्स करेगा, तो फिर पुतिन जीती हुई बाजी हार जाएंगे। आज पुतिन ने जो उनका तय था, देखिए क्या होता है, फौज में हमें सिखाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, और पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। पुतिन ने सबसे पहले इस युद्ध का जो एम था वो निर्धारित कर दिया था कि जो ईस्टर्न डोनबास है, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, इन पर कब्जा कर लेगा। तो दोनास्क, लुहांस्क पर कब्जा कर लेगा। क्राइमिया पे उसने पहले से ही कब्जा किया है 2015 से। तो यूक्रेन का 20% हिस्सा, जिसमें रशियन मूल के लोग ज्यादा हैं, वो ऑलरेडी उनके कब्जे में है। तो रूस इस वक्त कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नहीं करेगा जिससे कि रूस यह नहीं युद्ध करेगा। देवनाथ सर, नेटो मैं के आपकी साथ बात छिड़ जाए। से सहमत हूं, लेकिन इसमें कुछ और स्मेल कर पा रहा हूं मैं। अमेरिका का कर्ज
डी डॉलराइजेशन, डॉलर के ऊपर मंडराता संकट और अमेरिका के की जो वर्ल्ड पावर वाला रुतबा है उस पर मंडराता संकट, वो इस दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता है, जो मैं स्मेल कर पा रहा हूं। मैं इस पर धीरज कौल साहब से जवाब लूं, लेकिन पहले मैं अनुराग जी से पूछ लूं कि वो कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे सिनारियो को। अनुराग जी। विश्व एक अजीब सी स्थिति में है। ऐसा मुझे अपनी याद में ऐसा कभी भी मुझे अपनी याद में ऐसी स्थिति में मैंने कभी नहीं देखा कि विश्व की जो महाशक्तियां हैं, जो एक तरह से विश्व को सही डायरेक्शन में ले जाती थी, हमेशा से एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलती थी, वो जो विश्व की जो बड़े देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो बहुत गलत हाथों में हैं। वो काफी हद तक छोटे बिजनेस इंटरेस्ट और ईगोज के अंदर, और उसे जो क्या कहेंगे एक्सपेंशन, जो क्षेत्र को बढ़ाने वाली सोच के साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से विश्व में एक अजीब तरह का खतरा मैं भी महसूस करता हूं, आप ही की तरह। अगर ये देश रिस्पॉन्सिबल होते थोड़ा सा, तो सिचुएशन आज बहुत फर्क होती। अब जिस तरह से यूएस में जिस तरह से ट्रम्प गवर्नमेंट है और जिस तरह से उनकी अप्रोच पिछले जब से ट्रम्प आए हैं तब से, जो जिस तरह से अमेरिका जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मुझे विश्व को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से रशिया लगातार और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दोनों पक्ष कहीं कहीं सेटल होना नहीं चाहते हैं। वो लोग जैसे कोई लड़ाई रोकने में कहीं कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। अब ये जो एक नया डी डॉलराइजेशन वाली आपने जो बात करी है, कि ये चीज अमेरिकन प्रेसिडेंट को कितनी खटक रही होगी कि जो चाइना, रशिया और इंडिया का जो एक नया समीकरण बन रहा है, वो किस तरह से विश्व को किस नई दिशा में, आर्थिक स्थिति में ले जाएगा, वो अमेरिका को कहीं पे सूट नहीं कर रहा होगा। तो जिस तरह से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिचुएशन बदल रही है, ये डर मुझे भी है कि कहीं किसी दिन चीजें हाथ से ना निकल जाए। विवेक जी, कौल साहब, कई एक्सपर्ट्स को मैंने सुना और मैंने काफी स्टडी भी की, तो ये बात निकलकर सामने आई, कई जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर कोई युद्ध भड़का तो ही अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर कोई बड़ी जंग हो जाए, और जिसके आसार पूरे नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका की इकोनॉमी से इस सिनारियो का कोई कनेक्शन दिखता है आपको? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने आप ही के पैनलिस्ट से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनी, आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छे से बताया। उसको ना रिपीट करते हुए मैं आपको एग्जैक्ट डाटा देता हूं, बिकॉज हम लोग जिस सेक्टर में, बिकॉज आई वर्क इन द फाइनेंशियल एरिया, कुछ बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं। शायद आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। अभी एक उनकी अर्जेंट मीटिंग क्रिएट हो रही है, और वो मीटिंग माइंड यू इज नॉट बिकॉज वहाँ के रूलर्स चाह रहे हैं। पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। मेरे कुछ मित्र हैं जो दुबई में है, कटार में है। बहुत बड़ा सेंटिमेंट पब्लिक के अंदर है। आई डोंट वांट टू कॉल इट लाइक ऑरेंज स्प्रिंग टाइम जो आपने पहले देखा था इजिप्ट में, लेकिन अंडर द रेडार थिंग्स आर ब्रूइंग, और बहुत ही डिससेटिस्फाइड है वहां की पब्लिक कि हमारी कंट्री के रूलर्स, जिनके पास इतनी वेल्थ और वो है, वो क्यों नहीं एक्टिवली इंटरवीन कर रही। एटलीस्ट ऑन ऑन मीडिया, एटलीस्ट एक परसेप्शन है वहां पे कि हमारे जो रूलर्स हैं, जैसे जितना भी आप डोनाल्ड ट्रंप को बोल दीजिए, वो पब्लिकली तो दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं वॉर रोकने की, लेकिन उनके रूलर्स क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा, जो अभी दोहा कतर में आपने अटैक देखा है, उसमें शायद आप नहीं जानते, वहां के खुद के डिफेंस पर्सनल कई मारे गए। उनकी खुद कटार की इंटेलिजेंस एजेंसी, कटार के लोग मारे गए। कटार के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कल ही का उनका इंफॉर्मेशन आया है कि जो यूएन बैक्ड पीस डील्स चल रही थी, जिसके लिए ये मीटिंग हो रही थी, जब आपने उस पर बम गिरा तो यू हैव किल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर निगोशिएशन। तो ये बात फैक्ट है कि मिडल ईस्ट, जितना भी हम अच्छा बोले बुरा बोले, वट एवर दैट्स देयर ओन पॉलिसी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। पब्लिक जो वहां की है, दे आर समृद्ध। सोशल मीडिया का जमाना है, उनके अंदर सेंटिमेंट दिख रहे हैं कि दे वांट देयर गवर्नमेंट टू एक्ट। इसीलिए अंडर प्रेशर आप देख रहे हैं इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, जो एक it's a very concerning point when you talk about financial markets, when you talk about geostability. दूसरा जो आपने बिल्कुल सही, आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने अभी पॉइंट आउट किया, मैं आपको आंकड़ों से नंबर देता हूं। देखिए, जो रशिया यूक्रेन, अगर 7 सितंबर के बाद देख लीजिए, तो अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, जिसमें 800 ड्रोन फायर किए गए थे,
रशिया के द्वारा, जिसमें 747 ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स फायर हुए थे, जिसमें तकरीबन 747 ड्रोन्स को उन्होंने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। तो डिकॉय ड्रोन जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही, उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी से किया जाता है, वो था। लेकिन इससे एक अलर्ट हो गया है और वही कुछ ड्रोन जर्मनी और पोलैंड गए हैं। इनका ये मानना है कि ये एक ड्रिल था, फ्यूचर में शायद एक अटैक आ सकता है, इसीलिए पोलैंड ने आर्टिकल 4 इन्वोक कर चुके हैं वो, जिसकी वजह से अब दूसरे नेटो के देशों को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लिटवा, लाटविया, एस्टोनिया, आप जानते हैं, मैं उन देशों में जा चुका हूं, उनकी भी डिफेंस पूरी इसके ऊपर है। और आपको जाके हैरानी होगी कि नॉर्वे ने अब एग्री किया है कि वो मिसाइल अपने बॉर्डर पे लगाने देंगे, जो एडवांस मिसाइल है, जो पूरे रशिया को रीच कर सकते हैं। अभी जो पीस टॉक्स हैं, एज ऑफ नाउ दे आर स्टॉल्ड। और अभी अगर आप आज का डाटा देखें तो रशिया ने तकरीबन, if we look at the territory, they have also gained significant amount of territory since the 9th of September, जो पिछले महीने से कम है, लेकिन फिर भी 180 स्क्वायर माइल उन्होंने गेन कर लिया है। और जपोरोजिया का डोनेस्क का एक एरिया है, हाँ, 160 स्क्वायर माइल उन्होंने इस लास्ट 3 वीक्स में गेन किया है। लास्ट वीक में 241 स्क्वायर माइल किया था। और दनबस का एरिया है, जिसको कहते हैं सोस्निविका, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो रशिया के पाले में डेफिनेटली दे हैव मेड गेन्स। और ये मूर्खता होगी कि अगर वो इसको एडवांस करेंगे, बिल्कुल सही उन्होंने बोला, लेकिन अभी तक कुछ सीज फायर या कुछ काम डाउन का कुछ नहीं दिख रहा, विच इज वेरी कंसर्न। नहीं, लेकिन इसमें क्या आप क्या, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। मेरा कंसर्न ये है, मैं जो समझना चाह रहा हूं, यूएस की भूमिका क्या है इसमें? देखिए, यूएस की भूमिका डे 1 से मैं आपको, मतलब, आई वांट टू गिव यू समथिंग व्हिच इज ऑन पेपर, नॉट माय ओन ओपिनियन। यूएस की भूमिका ये है कि हम चाहते हैं कि इजराइल, पहले अगर इजराइल हमास की बात करें तो उस पे क्विकली वन पॉइंट, उनका स्टेटमेंट आया है कि बहुत निंदनीय है कि कतार में ऐसा अटैक हुआ, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स वहां पे थे, एंटी मिसाइल्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट थे, शायद उनको शट डाउन कर दिया गया, इसी वजह से वो अटैक हो पाया। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी निगोशिएशन के थ्रू ही ट्रूस आए। और चौथा ये है कि इजराइल को हक है कि जहां-जहां पे हमास है उसको हिट करने का। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बोला है, हम चाहते हैं जो भी कंट्री हमास के किसी भी लीडर को पकड़ेगी, हम उसको अटैक करने का हमारे पास राइट है। लेकिन लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ इट, तो फिर पीस टॉक्स कैसे हो सकती हैं? ये एक, ये बात आप दिस मान इज अ सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन। अमेरिका कह रहा है मुझे जानकारी नहीं थी इजराइल ने हमला किया या करने वाला था। लेकिन अमेरिका हर लेकिन चीज से दोहा के, अनजान बन रहा है। अमेरिका ने करेक्ट, चार्ली लेकिन दोहा के किर्क पर भी जो अटैक हो उसके बारे में कह रहे कि इजराइल से इनपुट था, लेकिन हमने एंटिसिपेट नहीं किया था ये अटैक इतनी जल्दी इतना बड़ा नो होगा। नो नो, लेकिन आई वांट टू करेक्ट वन थिंग। दोहा के लीडरशिप ने क्लियरली बोला है, हमें कोई इंडिकेशन, कोई मैसेजिंग नहीं मिला था अटैक से पहले, उन्होंने क्लियर कर दिया है। ऑल्दो हमारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि हमने उन्हें पहले इंडिकेशन दिया था। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दो स्टेटमेंट्स के अंदर है। और रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, ट्रंप अपना फ्रस्ट्रेशन बहुत बार दिखा चुके हैं कि मैं हर चीज ट्राई कर रहा हूं, कोई नहीं मान रहा। उन्होंने टैरिफ्स प्रेशर सारी कंट्रीज पे दिया, वो नहीं मान रहे। और अब जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, जर्मनी जो चुपचाप बैठा हुआ था, जर्मनी, अगर अभी 2 घंटे पहले के आप ट्वीट देखें तो वहां की जनता में भी बहुत आक्रोश है कि ये ड्रोन्स हमारे पास घुस रहे हैं, यू हैव टू बी मोर एक्टिवली इन्वॉल्व। तो ये चीजें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, और भारत को भी अगर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके पीछे भी वजह रूस ही है। रूस को प्रेशराइज करने के लिए भारत को जो है वो टैरिफ टारगेट किया जा रहा है, ये तो क्लियर इंडिकेशन है। Absolutely. लेकिन जो बात आपने कही क्लियर कट, आपने कहा कि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, बहुत खराब, जो बहुत जो चिंताजनक। इशारा मिल रहा है वो ठीक नहीं है। जर्मनी की तरफ तक ड्रोन चला जाना और कहना कि बाय मिस्टेक वो ड्रोन चले गए, तो ये कहीं से बात गले से उतर नहीं रही है। स्वर्ण सिंह जी इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालांकि रूस की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं, उन्होंने कोशिश की ये कहने की कि ये जो ड्रोन सीमा के पार चले गए हैं, हमारा उद्देश्य उनको पोलैंड भेजने का नहीं था, केवल पश्चिमी यूक्रेन में हमले करने के लिए वो भेजे गए थे। बेलारस ने कहा कि इनमें से कुछ ड्रोन उनके थे और ये पोलैंड में जैमर्स की वजह से उन रास्ता से अपने से भटक गए। तो चाहे वो सच्चाई है या नहीं, पर उन्होंने अपना बचाव करने की एक तरह से कोशिश की है। दूसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि यदि ये ड्रोन हमले के लिए नहीं थे तो ये अच्छी बात है, और वो उनको लगता है कि शायद ये हमले के लिए नहीं थे। तो ये एक तरह से क्लीन चिट देने की भी बात है। हालांकि उस साथ उसके ये भी कहते हैं, फॉक्स न्यूज को अभी जो उन्होंने
साक्षात्कार दिया, उसमें कहा कि मेरा पेशेंस अब खत्म होता हुआ नजर आता है। पर ये बात इस तरह की वो अक्सर करते हैं। इतिहास में थोड़ा झांकें तो पहले और अलास्का की दूसरे मीटिंग के बाद भी उन्होंने थ्रेट किया था। अलास्का की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। वो उन्होंने मीटिंग में, अलास्का की मीटिंग में जाने से पहले कहा था कि बहुत खतरनाक नतीजे होंगे यदि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम के लिए नहीं मानते। और अलास्का की मीटिंग के बाद देखें, उनकी भाषा बिल्कुल पुतिन की भाषा हो गई। वो अब युद्ध विराम की बात नहीं करते, अब वो शांति प्रस्ताव की बात करते हैं, जो पुतिन शुरू से कहते हैं। मैं इतिहास की तरफ आपको इशारा कर रहा था कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका बहुत देर के बाद उसमें युद्ध में घुसा था। तो अभी भी एक तो अमेरिका में हम जिसको आइसोलेशनिज्म की एक तरह से इम्पल्स जिसको हम कहते हैं, कि उनको लगता है कि ये यूरोप के झगड़े हैं, और इतिहास में जाएं तो ये लोग यूरोप के झगड़ों से दुखी होकर ही अमेरिका आए थे। फिर उन्होंने अमेरिका को बढ़ाया और ताकतवर बनाया वगैरह वगैरह। तो ये आप मान के चलें कि यदि तनाव यूरोप में बढ़ता है तो अमेरिका सबसे पहले वहां पहुंचने वाला नहीं है। और खासकर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का अपना जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है उनका पहले कार्यकाल में, 20 साल के बाद उन्होंने देखा कि हमें अफगानिस्तान से लौटना पड़ा, और जिस तालिबान को हटाने गए थे वही तालिबान वापिस आया वहां। तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सीधा इशारा किया है कि वो केवल आर्थिक जो उनकी ताकत है, चाहे वो सैंक्शंस की बात हो, आर्थिक प्रबंधन की बात हो, या फिर टैरिफ बढ़ाने की बात हो, व्यापार का इस्तेमाल करने की, तकनीक का हस्तांतरण का इस्तेमाल करके वो इस तरह से मैक्सिमम प्रेशर बनाकर अपना दबदबा बनाएंगे। और उनका जो उद्देश्य है वो विश्व को समृद्ध बनाना नहीं है, उनको केवल अमेरिका को समृद्ध बनाने का सीमित उद्देश्य उनका है। और इसलिए वो अब ये नहीं सोच रहे, कम से कम फिलहाल नहीं सोच रहे, कि अमेरिकी सैनिकों को किसी भी युद्ध में वो खदेड़ेंगे। हालांकि 1 लाख से ऊपर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं पूरे यूरोप के अलग अलग ठिकानों पर वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध इस तरह से बढ़े कि अमेरिका को सीधा उसमें घुसना पड़े। हाँ, हथियार वो जरूर देना चाहेंगे, हथियार बेचना चाहते हैं। आपने कई बार कहा अपने शो पर कि करीब 45-48% जितना भी विश्व में व्यापार होता है हथियारों का, वो उसमें बड़ा हिस्सा 48% जो निर्यात है वो अमेरिका से होता है। तो पिछले 3.5 साल से चल रहा पूरा युद्ध यूरोप में, 2 साल होने वाले हैं ये इजराइल के युद्ध में, तो हथियार तो अमेरिका के बिक ही रहे हैं। तो इस तरह से एक सीमित तरीके से यदि युद्ध चलते रहते हैं तो ठीक है, अमेरिका को उसका कुछ हद तक अपने रक्षा उपकरण निर्यात करके फायदा होता है। पर ये युद्ध क्या तीसरा विश्व युद्ध बनना चाहिए? जब बनेगा, जब कोई भी चाहेगा कि बने, हाँ कोई गलती कहीं एक बार हो सकती है और उससे फिर परेशानी बढ़ सकती है। सर आपको भी पता है, दर्शकों में भी बहुत लोगों को पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 में हुआ, इग्नाइट हुआ 1913 में, जब जिसका इसके लक्षण दिखने लगे, तब भी किसी को नहीं लगता था कि पूरी दुनिया युद्ध में अचानक से आ जाएगा और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। पोलैंड से ही झगड़े की शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत लीडिंग रोल निभाया, और जर्मनी ने जो वहाँ पर हिटलर का रिजीम आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इग्नाइट हुआ। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी कभी नहीं लगा था कि अचानक से सारे देश जो है वो दो खेमों में बढ़ जाएंगे और वॉर शुरू हो जाएगा। उसमें भारत को भी खींच लिया गया, क्योंकि भारत की सेना उस समय ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। अब भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था उस वक्त 1947 तक। तो 1945 के बाद जंग ही खत्म हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी मैं इसको लेकर आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं, फिर मैं इसी पर यूके देवनाथ जी का आंसर चाहूंगा। आज दुनिया बहुत अलग है। आज जितना दुनिया में सूचना का आदान प्रदान रियल टाइम में हर वक्त होता है, वो पहले कभी ऐसा नहीं था, और दूसरे विश्व युद्ध तक तो बिल्कुल ही नहीं था। और दूसरे विश्व युद्ध तक आप ये भी देख लें कि करीब 1 दर्जन देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा वो तय करते थे, बाकी सब उनकी कॉलोनीज ज्यादातर देश थे। आज 190 बल्कि 210 जिनको रीजन्स और राष्ट्र कहते हैं, क्षेत्र और राष्ट्र, इतने राष्ट्र हैं दुनिया में। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जैसे आप आज अपने शो पर पूरा 1 घंटा डिबेट कर रहे हैं इस इशू को लेकर, और यही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह इस तरह की डिबेट हो रही होगी। तो आज युद्ध को उस तरह से, और ये डिबेट रियल टाइम में एक डेटा ये भी है प्रोफेसर साहब कि 192 देशों तक जा रहा है और देखा जा रहा है डिजिटली माध्यम से। तो उसकी जो उदाहरण पहले और दूसरे विश्व युद्ध की है, वो उदाहरण थोड़ी सी उसमें
सीमित उसका परिपेक्ष है, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है आज, बहुत निर्भर है एक दूसरे के ऊपर, जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, घुसी हुई है एक दूसरे के साथ, इस तरह से कि कहीं भी कोई छोटा सा नुकसान होता है तो उसका असर अलग अलग जगह, अलग अलग तरह से पहुंचता है। इसलिए ये चाहे यूरोप का ही युद्ध हो, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप भी कुछ इशारा करने लगे हैं कि ये युद्ध तो यूरोप का है, तो उसका जो खामियाजा है वो पूरे विश्व पर उसका असर पड़ेगा, पड़ ही रहा है पहले से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो पत्ते खुलेंगे किसी तरह से, तो वो शायद हमें केवल पहले और दूसरे विश्व युद्ध को देख के उससे सीखना शायद काफी नहीं होगा, उसके अलावा भी सोचना होगा कि क्या हो सकता है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है। जी, युगे देवनाथ जी, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कंपैरिजन आपको नजर आता है? विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आपने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन उसके बाद से दुनिया में जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि सरकार को एडवाइस करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा परिपक्व हो गए हैं। जैसे मैं भारत का एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी देश में एनएसए नाम की कोई बला नहीं, मेरा मतलब है एजेंसी नहीं होती थी। लेकिन अब प्रैक्टिकली दुनिया के सारे देशों में, खासतौर से डेमोक्रेसीज में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम का एक इंस्टीट्यूट होता है, तो वो सरकार को एडवाइस करते हैं। और सबसे पहले जो है, एक अंग्रेजी में शब्द है मॉडरेशन, यानी किसी भी चीज को पूरे संदर्भ में देखकर थोड़ा इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में थोड़ा नरम कदमों को लेना। तो अब डायरेक्ट जो कांटेक्ट वॉर हुआ था वो शायद अमेरिका में, वो अमेरिका की अगर हम बात करें, देखिए नेटो मींस अमेरिका, अमेरिका के खिलाफ को निकाल दें तो कोई नेटो नहीं बचता है। अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ही खेमों में माहौल ऐसा है कि वो अब रूस के साथ एक युद्ध नहीं करना चाहते। ये अलग बात है कि अमेरिका सीरिया के यहाँ, अफगानिस्तान के यहाँ, इराक के यहाँ, लीबिया के यहाँ चला जाता है, लेकिन अमेरिका रूस के साथ डायरेक्ट, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, वो रूस के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं चाहते हैं। वहां पे एक कॉन्सेप्ट है बॉडी बैग्स कमिंग बैक। जैसे हम लोग, हमारे देश में जब हमारे जवान और अफसर शहीद होते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ गांवों में और शहरों में उनके परिजन अपने बेटे का या अपने पति का या अपने भाई के शव को देख, हमारे यहाँ सोचते हैं कि देश के लिए ऐसा हुआ है, देश की रक्षा करते हुए। मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा माहौल अमेरिका में नहीं है। वहां जब एक बॉडी बैग वापस जाता है तो परिवारजन, उसके शहर वाले, उसके जो मित्रगण होते हैं, वो सरकार से 100 सवाल पूछते हैं। और अमेरिका ने लास्ट लेसन जो सीखा अफगानिस्तान में, घुस गए तंबू के अंदर ऊंट को लेकर, लेकिन जब तंबू से बाहर निकलना था अफगानिस्तान से, तो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोफेशनल, नॉन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कूटनीति की तरीके से तो पराजय अफगानिस्तान का में हुआ था अमेरिका का। अमेरिका उसको भूला नहीं है। अच्छा, रूस कितना भी कमजोर हो जाए, कमजोर हो गया है मिलिट्री तौर पर, यूक्रेन के युद्ध से रूस परेशान है, कमजोर हो गया है, इक्विपमेंट कम हो गए हैं, ऑर्डिनेंस जिसको हम गोला बारूद कहते हैं बहुत कम हो गया है, रूस की फौज में जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो थक गए हैं शारीरिक और मानसिक तरीके से। लेकिन फिर भी अमेरिका को मालूम है कि अगर नेटो में युद्ध चालू होता है तो अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, फौज उतारनी पड़ेगी। 1 लाख जो नेटो में अभी हैं, उनको सर्च करके 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक बढ़ाना पड़ेगा। और अमेरिका के जनमानस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो मानसिक या शारीरिक मोरल शक्ति नहीं है, वो इलेक्शन हार जाएंगे। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप ने या रिपब्लिकन्स ने कमिट कर दिया 3 लाख अमेरिकन ट्रूप्स को यूरोप की सॉइल में, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले 5 साल 10 साल तक रिपब्लिकन पार्टी कभी इलेक्शन में नहीं जीतेगी। अपने जेडी वांस हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। जी, यानी कि अमेरिका चाह के भी जंग में नहीं उतर सकता। सेम गोज फॉर नेटो। नेटो के पास भी वो कैपेबिलिटी और उतना पैसा शायद नहीं आज की तारीख में कि वो जंग अफोर्ड कर पाए। तो अनुराग जी से मैं एक आंसर चाहूंगा कि वो अब कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, पूरा कहां जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह से विवेक जी सिचुएशन चल रही है ना, आज बैठ के हम 12 तारीख को ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 14 तारीख को क्या होगा या 13 तारीख की शाम को, आज ही 24 एग्जैक्टली, घंटे बाद दिक्कत क्या वाली बात वही है।
वही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कुछ नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है और 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है सिचुएशन। क्योंकि कुछ लोगों के ईगोस और एम्बिशंस इतने ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी और उनकी पद की गरिमा से बड़े हो चुके हैं कि इस समय विश्व किस दिशा में जा रहा है वो लोग ये ना समझना चाहते हैं, ना उनकी समझने की इच्छा है। वो खुद अपना, अगर विश्व रहा तो विश्व में अपना एक नाम लिखवाना चाहते हैं। इस समय उनके लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। अभी विवेक, वो देखिए, अब जब बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑडियो लीक हुआ था अनुराग जी, आपने देखा होगा एससीओ समिट के बाद जो विक्ट्री डे परेड चाइना में हो रही थी, तो पुतिन और शी जिनपिंग 150 साल तक कैसे जीवित रह सकते हैं इसको बातचीत कर रहे थे। नहीं वही तो ना, ये लोग अब अपने आप को जो जो बायोलॉजिकल जो जो इंसान होता है उसके ऊपर की चीजों को विजुलाइज करने लगे हैं। वो अब अपने आप को आम इंसान समझना बंद कर चुके हैं। और यही एक समस्या है कि जो हमारी हमेशा, देखिए भारत देश ऐसा देश है कि जिसने हमेशा ईश्वर की सत्ता को माना है और उस पर चले हैं। हमने ये मान के हम चले हैं कि हम आप नश्वर हैं, हम हमारा अपना एक रोल है इस विश्व में, उसको करके हमने चले जाना है। लेकिन ये लोग, ये जो देश हैं, ये लोग अपने आप को ईश्वर के भी ऊपर, आप जिस तरह से चाइना ने जिस तरह से नकली सूरज बना लेंगे, वो जो वो डैम बनाएंगे ऐसा कि धरती की जो है वो रफ्तार ही बदल जाएगी, तो ये सब जो काम कर रहे हैं ये लोग विश्व को एक्चुअल तबाह करना चाहते हैं। ये अपने अपने एम्बिशंस के लिए ये लोग विश्व को तबाह करने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या जंग अफोर्ड विवेक, करने की स्थिति में है कौल साहब? क्या जंग अफोर्ड कर पाएगा अमेरिका, नेटो, पूरी दुनिया इस स्थिति में है? देखिए, मैं आपके एक तो डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत ही अच्छी बात बोली, आई सल्यूट हिम, ही कम्स फ्रॉम डिफेंस, और इन्होंने ये बात सही बोली कि अमेरिका में हम रूट कॉज पे जाते हैं। एक भी सोल्जर अगर मरा तो क्यों मरा, क्या वो अवॉइडेबल था, क्या हमारे डिसीजंस रॉन्ग थे? जो उन्होंने बात सही बोली, इस पे बहुत रिजेंटमेंट था कि हमने इतने करोड़ों का असला अफगानिस्तान में अनसीजन्ड हैंड्स में छोड़ के हम आ गए। वो एक विनिंग पॉइंट था ट्रम्प का, टू बी ऑनेस्ट। ये बिल्कुल सही बात है। और आपके जो वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे हैं, मैं इस पे आई टॉक ऑन दीज टॉपिक्स, लेकिन दुनिया में इस टाइम सबके दिमाग पे पागलपन सवार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी फ्यूचर जनरेशंस, आप तो इतने सीजन्ड पत्रकार हैं और एंकर हैं, आप भी देख रहे हैं विवेक जी कि कितनी अनसर्टेनिटी है दुनिया के अंदर। फाइनेंशियल टर्म्स में हम बात करें, जियोपॉलिटिक्स में बात करें, एनर्जी में बात करें, एस्ट्रॉइड A3IA एस्ट्रॉइड आप देख लीजिए क्या आ रहा है धरती की तरफ। बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने जो सबसे पहले शो के ओपनिंग में एक सवाल पूछा था, उस पर मैं 2 मिनट में इनपुट देता हूं, उससे आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपने पूछा था डी डॉलराइजेशन के ऊपर। देखिए, डॉलर का पेनिट्रेंस तकरीबन 89% हो गया है अभी। अगर मैं आपको फैक्ट्स और फिगर दूं तो आप भी समझ जाएंगे कि क्यों ये सब चीजें इस टाइम बहुत कंसर्निंग है। अगर हम आज की डेट में देखें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज यूएस की अगर बात करें तो 12 ट्रिलियन है, जो कि तकरीबन 58% है, और थोड़ा सा 62 से थोड़ा सा कम आया है। 7.4 था, अब 7 ट्रिलियन आ गया है। लेकिन अगर आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की बात करें, उसने ग्रो किया है फ्रॉम 41% टू 50%, जो तकरीबन आज की पिछले साल के डाटा में 75 ट्रिलियन है। अगर ग्लोबल ट्रेड इनवॉइस की बात करें तो तकरीबन हम लोग जो 85% पे थे, अब थोड़ा सा नीचे आके 80% पे आया है। बिग पिक्चर में अगर आप बात करेंगे तो ऑल्दो डॉलर इज इरोडिंग, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी स्लो इरोजन। ये फैक्ट है, इसमें कोई आई कैन नॉट गो लेफ्ट राइट, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा डेप्ट जो कि इलॉन मस्क बार बार बोलते हैं 37 ट्रिलियन के करीब है, लेकिन वो डेप्ट 3 बड़ी कंट्रियों के पास भी है। नंबर से बताता हूं, जापान के पास 1.1 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन का अमेरिका का बॉन्ड्स और डेप्ट में पड़ा है। चाइना के पास 756 बिलियन है, यूके के पास 800 बिलियन है। तो क्या ये इसको एक वेपन के जैसा यूज करते हैं? दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीमली लो है। वहां पे पहली बारी पिछले दशकों में इन्फ्लेशन बढ़ा है, और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो उससे क्या हमारा बॉन्ड सेलिंग यहाँ पे होगा। अगर हमारा यहाँ पे बॉन्ड सेलिंग आया तो मार्केट्स पे प्रेशर आएगा, उसके रिपल इफेक्ट्स आप ग्लोबली देखेंगे, वो होने की एक अच्छी खासी चांस है। दूसरी बात, वर्ल्ड अभी भी एक तरीके की स्लो रिसेशन के थ्रू गुजर रहा है। अगर ये वॉर छिड़ी, ऑयल की कीमतें तो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन महंगाई चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में आपके डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, डेथ एंड
मुझे लगता है कौल साहब की आवाज चली गई, लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स देशों में अपनी करेंसी में जो व्यापार करने वाली सहमति बनी है उससे डॉलर को बड़ा झटका लगेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स की इकोनॉमी उनकी ओन करेंसी में चले, हालांकि कुछ देशों ने अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू भी कर दिया है, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो बहुत सारे आयाम, बहुत सारे एंगल है। मैं वापस लौटूंगा आप मेहमानों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी उसका रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नेपाल की अंतरिम पीएम बनी है सुशीला कार्की। राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की ने शपथ ली है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कार्की नेपाल में। हाल के दिनों में हमने देखा किस तरह की सिचुएशन बनी थी और जो नाम सामने आया था वो सुशीला कार्की का आया था। चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, नेपाल को अच्छी तरीके से समझती हैं, नेपाल के अंतरिम पीएम बनाई गई हैं। नेपाल में जेनजीज का जो प्रदर्शन हुआ उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। पूरी नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा और वहां के जो तत्कालीन सरकार थी और जो प्रधानमंत्री थे उनको देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा। और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम पीएम बनाई गई हैं। स्वर्ण सिंह जी से एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और सुशीला कार्की का एज अ पीएम बनना वो कैसे इसे देख रहे हैं? सुशीला कार्की अपने आप में बहुत ही कामयाब न्यायाधीश रही और उनका बहुत सम्मान करते हैं नेपाल में। पर जो अभी सामने बात आती है वो ये कि चाहे आप बांग्लादेश में देखें या चाहे अब आप नेपाल में देखें, युवा पीढ़ी जो है वो आक्रोश को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करती है और यहां तक तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है अलग अलग शहरों में कि सरकारें गिर जाती हैं। पर सरकारें गिरने के बाद क्या होता है कि फिर एक कोई दूसरा वरिष्ठ नागरिक, युवा नहीं, एक बार फिर से दूसरा वरिष्ठ नागरिक ही आके सत्ता पर संभाल लेता है अपनी पकड़ को। बांग्लादेश में एक मुख्य सलाहकार हैं वहां, डॉक्टर यूनुस, और यहाँ नेपाल में अब सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो क्या सत्ता पर पकड़ केवल वरिष्ठ लोगों की ही रहेगी, जबकि आक्रोश और बदलाव का जो ताकत आज है वो युवाओं में है। आपने देखा होगा कि जब बहुत से नाम सामने आ रहे थे नेपाल में तो कार्की अकेली थी जो 73 वर्ष की थी। बाकी जो नाम चल रहे थे, चाहे वो काठमांडू के मेयर हों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हों या हम ही नेपाल के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हों, सारे 30s में 36-35 की उम्र के नेता हैं जिनके नाम चल रहे थे। पर उनमें से कोई नेता भी अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बना। उनके अपने कारण हो सकते हैं, पर आप एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यदि देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि उसको देखें, तो ये कि सत्ता पर पकड़ जो है वो कम से कम इन देशों में उन्हीं लोगों की रह रही है जिनके विरोध में ये प्रदर्शन होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरला कार्की के विरोध में प्रदर्शन हुए, पर वो पीढ़ी जो एक के बाद एक उदाहरण पेश करती है कि वो समाज को आगे नहीं ले जा पा रही, युवाओं की क्या सोच है, क्या सपने हैं, नहीं समझ पा रही। और जब युवाओं का आक्रोश आता है तो कानून व्यवस्था तक नहीं बना पा रही, उसी पीढ़ी को आप फिर से नेतृत्व देते हैं। और कम से कम बांग्लादेश का उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं कि इतने बांग्लादेश में तो सर पूरा जो ये सेटअप है वो सीआईए का ही माना जाता है और मोहम्मद यूनुस जो है वो कहते हैं कि सीआईए के बड़े क्लोज अलाई है। मैं एक बार जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा कौल साहब का और देवनाथ साहब का, छोटा छोटा, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीजें, जो हालात बने और एक के बाद एक देश में बने, उसको कैसे ऑब्जर्व करें? यूके देवनाथ सर। देखिए, भारत के आसपास जो कुछ हो रहा है ये चेंज तब तक होता रहेगा जब तक कि भविष्य की सरकारें यूथ को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती हैं। यूथ जो है आजकल सोशल मीडिया में अपनी जो अभिव्यक्ति है वह करना तो ये चाहता है। ग्लोबल तो पावर कोई भी गेम नहीं है सरकार यूके देवनाथ जी, ये कोई ग्लोबल पावर गेम नहीं, आप ये कह रहे हैं? क्या अमेरिका का नेपाल में हाथ है? अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा कि सुशीला कार्की को शपथ आर्मी ने दिलवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये संविधान के अनुसार है? शायद नहीं।
दूसरी बात यह है कि क्या जेन जी के बच्चे कल सुबह हजारों की तादाद में फिर से गलियों में, सड़क पर उतर के बसों में आग लगाना शुरू कर देंगे, सरकारी इमारतों पर हमला कर देंगे, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना शुरू कर देंगे? आज रात सारी रात आर्मी सोएगी नहीं, क्योंकि अब आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको मालूम है कि बिना गोली फायर किए हुए कल सुबह किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करना है। जी कौल साहब, आप कैसे देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो उथल पुथल चल रही है? देखिए 30 सेकंड में मैंने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने, लेकिन भारत के चारों तरफ आप ट्रेजेक्टरी देखिए। सबसे पहले आपके पाकिस्तान जाता है, इमरान खान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बांग्लादेश, उसके बाद अब नेपाल। दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ है और चाइना के चारों तरफ भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इट्स नॉट गुड फॉर चाइना एज वेल। वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मेरे पास खुद मैं बहुत कनेक्टेड हूं, बहुत प्रेशर आता है कि देखिए हम लोग जो मैं आई मीन 40s, तो जो 30s और 40s के एज ग्रुप के लोग हैं जो कॉलेज कर चुके हैं और 10-1 साल से प्रोफेशन में हैं, हमारी वॉइसेस भी नहीं सुनते पॉलिटिकल क्लास के लोग। जी जी। हमारे कुछ और ही एजेंडा है। जो 70-80 ईयर्स का आदमी है वो डिपार्चर बोलना नहीं चाहिए, डिपार्चर के पास है, उनका व्यू ही अलग है। हाँ, उनके बिल्कुल पास उनका व्यू wisdom अलग है बहुत और इंडियन उसे सब हम use कॉन्टिनेंट में कर- जो हो रहा है वो एक इसको सेकंड, जल्दी से प्लीज एक प्लीज सेकंड, एक लाइन में। हाँ, हाँ, उनके पास बहुत अच्छी विजडम है, दे कैन बी एडवाइजरी रोल। लेकिन वो जब सारे हमारे फ्यूचर जनरेशन के डिसीजन लेते हैं और हमारे पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट रखते हैं, ये अमेरिका में भी है, भारत में भी होगा आई एम श्योर, नेपाल में भी हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है। तो ये अब आप यूरोप में देखिए, फ्रांस में देखिए क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट का तरीका है, बट इट इज नॉट द राइट वे टू रिजेंट। ये मैं कंसर्निंग बात तो बिल्कुल है जो बोलूंगा। इंडिया के आसपास हो रहा है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है।